गुड इवनिंग भाई लोग, कैसे हो आप सभी? सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का अपना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और एक बार मुझे बता देना कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। सभी लोग एक बार बता देना भाई, ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं, और उसके बाद आगे शुरू करते हैं। चलो, ऑल क्लियर। चलो, फाइन फाइन। चलो बेटा, सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। और आज हमारा सेशन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से ही रिलेटेड है। पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यानी क्रांतिकारी गतिविधियों में एक ऐसा इंसान है जिसको हमने लास्ट क्लास में तो स्किप कर दिया था, पर यहां पे स्किप नहीं कर सकते। आज डेडिकेटेडली 9 to 10 क्वेश्चंस उन्हीं के लिए हैं, और उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलो बेटा, क्लियर है तो अच्छी बात है, शुरू करते हैं। तो बेटा, आज का जो ये सेशन है इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो हमने यहां पर कवर करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। पर एक चीज याद रखना बेटा, एक चीज याद रखना सभी लोग, इनकी कहानी बताना वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत लंबी और डिटेल्ड कहानी है। ठीक है, तो मैं इनको यहां पर तुम्हें कहानी के तौर पर पेश नहीं करूंगा क्योंकि कहानी में इतने ज्यादा फैक्ट्स हैं कि वो हमें याद भी नहीं रहेंगे। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही जितने फैक्ट्स हम याद रख सकते हैं वो याद रखेंगे, और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बेटा कमलेंद्र, हमें भी इंतजार है। एग्जैक्टली अभी कुछ भी बोलूंगा तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी। कब होगा एग्जाम, ये सारी चीजें जो है तुम्हें थोड़ा सा अपडेटेड खुद रहना पड़ेगा। बाकी साहिल सर जो अपने हमारे YouTube चैनल पर डालते रहते हैं नोटिफिकेशंस के बारे में, और जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है उसके बारे में, उसके थ्रू आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, कुछ भी कह पाना मुश्किल है, पर बात यह है कि तुम्हारी तैयारी पूरी रहनी चाहिए, साला नोटिफिकेशन कभी भी आए। ठीक है, यू मस्ट बी रेडी, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। चलो भाई, और आएगा तो इन्हीं 2-3 महीने में, अगले 1-1.5 महीने, 1.5-2 महीने में आ जाएगा। आने के लिए तो ये सीन है, पता चला कल आ जाए तो ऐसा का कुछ सिस्टम सीन नहीं है इनका। रेलवे वालों का अलग ही हिसाब है। ठीक है भाई, चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करते हैं। थैंक यू रुद्र। टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा, टेंशन ना लो। और आज जो टेस्ट का डिस्कशन होना था, दैट डिस्कशन विल बी डन टुमारो, वो कल होगा। ठीक है, आज हम नेताजी वाला टॉपिक खत्म कर लेते हैं। चलो बेटा, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन, और ये ऑलरेडी तुम्हारे PYQs ही हैं, एक क्वेश्चन मैंने कहीं और से नहीं लिया, ये सब रेलवे के क्वेश्चन है, उठा के देख लेना अपने PYQs को। कटक इज एसोसिएटेड विथ विच एमिनेंट पर्सनैलिटीज आउट ऑफ द फॉलोइंग। ऑब्वियस ही बात है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो आंसर मस्ट बी सुभाष चंद्र बोस। पर कैसे एसोसिएटेड है वो मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, कटक इज एसोसिएटेड विथ विच एमिनेंट पर्सनैलिटीज आउट ऑफ द फॉलोइंग। कटक निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से संबंधित है? भाई कटक जो है ये जगह है ओडिशा में। कहां पर है ये जगह बच्चों? ओडिशा में। ध्यान से देखो, कटक जो है ओडिशा में एक जगह है, और इसी कटक में जन्म हुआ है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ध्यान से देखो बेटा सभी लोग। रंजन, जो टेस्ट वगैरह है उसके लिए टीम ने एक नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करना। बाकी अब जो टेस्ट होगा, जैसे कल हमारा टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट में आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है रविकांत, कहानी के फॉर्म में बताया जा सकता है पर उससे फैक्ट्स निकल के नहीं आएंगे। ठीक है, चलो देखो, बाकी मैं नॉर्मल कहानी तो बता ही दूंगा, टेंशन ना लो, हमारे फैक्ट्स में काफी कुछ पता चल जाएगा। तो ओडिशा में है कटक, ओडिशा में है कटक, और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है क्योंकि, ध्यान से सुनो बेटा, ओडिशा के कटक में ही जन्म हुआ था 23 जनवरी 23
23 जैन 1897 को हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में। कटक में भी एक इलाका है उड़िया बाजार, या फिर ये कहो कि उड़िया बाजार। उड़िया बाजार करके एक जगह है कटक के अंदर। तो उस उड़िया बाजार में इनका एक अपना एंसेस्ट्रल हाउस है, इनके पूर्वजों का घर है, उसका नाम है जानकीनाथ भवन। इनके फादर का नाम था जानकीनाथ। तो ध्यान से देखो बेटा, जानकीनाथ भवन में इनके फादर का नाम जानकीनाथ था। तो जानकीनाथ भवन में उड़िया बाजार में कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ 23 जैन 1897 को। भाई लोग, ये 14 भाई बहन थे। हमारे जो नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस, ये 14 भाई बहन थे। 14 में से, ठीक है, ये 14 सिबलिंग्स थे, 14 सिबलिंग्स थे, यानी 14 भाई बहन थे। उनमें से 9वें नंबर के हैं ये, 9th नंबर के हैं ये, ठीक है। मतलब 6ठे नंबर के ये बेटे हैं और 9वें नंबर के ये बच्चे अपनी फैमिली में। यानी इनके अलावा इनकी 6 सिस्टर्स थी, 6 सिस्टर्स थी और 7 इनके भाई थे। तो इनको शामिल करके ये 14 होते हैं। वैसे ये 7 6 13, ठीक है भाई। तो 9वें नंबर के बच्चे हैं, 6वें नंबर के भाई हैं ये, ठीक है भाई। तो याद रखो, जानकीनाथ भवन में उड़िया बाजार में 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम जानकीनाथ और माताजी का नाम प्रभावती बोस। तो पिताजी का नाम था जानकीनाथ बोस, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंटेलिजेंट वकील थे, लॉयर हुआ करते थे और बहुत ही बढ़िया सैलरी वाले इंसान थे। तो इनकी फैमिली में पैसे की कोई किल्लत नहीं थी, ठीक है। बहुत ही वेल टू डू फैमिली से आते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो जानकीनाथ बोस इनके फादर का नाम, और मदर का नाम जो है, मदर का नाम था बच्चों प्रभावती बोस, ठीक है। मदर का नाम क्या है? प्रभावती बोस। ठीक है बच्चों, इतने फैक्ट्स आपको समझ में आए? बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से देखो, मैं अभी सबको बता रहा हूं, सारी कहानी बता रहा हूं जितनी जरूरी है, टेंशन ना लो। देखो ध्यान से, तो ये तो हो गया इनका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। और इस तरह से कटक जो है अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से एसोसिएटेड है। और कटक है कहां पे? तो ध्यान से देखो बेटा, यह है अपनी महानदी रिवर, छत्तीसगढ़ से निकलती है, सिहावा रायपुर के पास से, और महानदी फिर इस तरह से ओडिशा में जाती है और ओडिशा में जाके बंगाल की खाड़ी में इस तरह से चली जाती है। तो ओडिशा में महानदी के किनारे है भैया कटक, ठीक है, कटक। और यहीं पर है फिर भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर और कटक आसपास है, तो कटक में इनका जन्म हुआ है, कटक में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम? अब ध्यान से सुनो भाई, पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी सेशन के ये चेयरमैन बने, तो वो किस साल में बने? मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं, ध्यान से सुनो। अपने सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ये शुरू से ही पढ़ाई में बहुत बढ़िया थे, है ना भाई। अपनी फैमिली में 9वें नंबर के बच्चे हैं, पढ़ाई में बहुत तेज, बहुत बढ़िया। और बाद में इन्होंने जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन वगैरह की। और 1918 के आसपास इनका मन करता है कि पिताजी मुझे सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, मुझे इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है। उस जमाने में, आज तो हम इसे IAS बोलते हैं, उस जमाने में बोलते थे ICS, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय सिविल सेवा का एग्जाम मुझे देना है। इंडियन सिविल सर्विसेज यानी भारतीय सिविल सेवा का मुझे परीक्षा देना है। और उस जमाने में मैं आप सबको बताऊं, उस जमाने में एग्जाम होता था लंदन में। एग्जाम कहां होता था बच्चों? लंदन में। लंदन में एग्जाम होता था, लंदन में ही ट्रेनिंग होती थी। तो मुझे एक बात बताओ यार, जो गरीब आदमी, टैलेंटेड आदमी है, वो तो लंदन पहुंच ही नहीं पाता था, उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे। पर ये अच्छी फैमिली से आते थे। तो 1918-1919 में ही ये चले गए इंग्लैंड। वहीं पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया और उसके बाद वहीं इन्होंने तैयारी की। और तैयारी की तो 1920 वाला जो एग्जाम है, 1919 वाला जो एग्जाम है, 1919 वाला एग्जाम इन्होंने क्रैक किया और 1920 में उसका रिजल्ट आया, ठीक है। 1920 में जब रिजल्ट आया तो पता चला
कि इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल की है, AIR 4। किसी भी हिंदुस्तानी के लिए इतनी जबरदस्त रैंक लाना उस वक्त के इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बहुत मुश्किल था, पर ये ऑल इंडिया रैंक 4 लेकर आए भाई लोग। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। अब देखो क्यों भाई अंशु मीना, क्या हो गया क्लास के टाइम में, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत हो गई बेटा, टाइम में क्या दिक्कत है, इस टाइम में बिजी हो क्या? बढ़िया टाइम तो है, क्या टेंशन है, आराम से साला 6 बजे फ्री हो जाते तुम लोग, 6 से 7, क्या दिक्कत है? और आज तो वैसे भी सेशन जो है थोड़ा सा छोटा है बाकी सेशंस के कंपैरिजन में, बाकी तो अपने 1-1 घंटे चले जाते कहानी में, ठीक है? हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां कर लो आराम से यार, क्या टेंशन है। तो ऑल इंडिया रैंक 4 आ गई इनकी, और फिर 1920 में जब इनका रिजल्ट आया ऑल इंडिया रैंक 4, और तुम सोचो उस टाइम पे इंडियंस के लिए एग्जाम का जो सिलेबस होता था बहुत टफ होता था, बहुत टफ, और पूरी कोशिश करते थे अंग्रेज कि हिंदुस्तानी जो है सिलेक्ट ही ना हो, पर ये ऑल इंडिया रैंक 4 लेके आए, इतने इंटेलिजेंट आदमी। और उसके बाद इन्होंने जब ज्वाइन किया ट्रेनिंग के लिए लंदन में ही, तो थोड़े दिनों बाद इनको रियलाइज हुआ कि हिंदुस्तान में तो असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हो गया, तो इनका वहां मन नहीं लग रहा है। इनको लग रहा है यार अब मैं सिविल सर्विसेज में आ तो गया, पर करनी गुलामी अंग्रेजों की पड़ेगी, हाँ हुजूर जी हुजूर करना पड़ेगा। तो भाई ऐसा करते हैं ऐसी की तैसी, और ये जो है रिजाइन करके 1921 में रिजाइन करके हिंदुस्तान आए और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, गांधी जी के असहयोग आंदोलन को ज्वाइन कर लिया। इतना जबरदस्त, ध्यान से देखो बेटा, इतना जबरदस्त इन्होंने यहां पर काम किया। अब मैं आपको बताऊं, आईएनसी इन्होंने ज्वाइन कर ली, मैं आगे पहुंच रहा हूं, आईएनसी ज्वाइन कर ली, आईएनसी ज्वाइन करने के बाद जो है गांधी जी से मिले, गांधी जी से बोलते हैं कि गांधी जी मुझे जो है कोई जिम्मेदारी दीजिए, मैं संभालने को तैयार हूं। तो गांधी जी ने बोला ऐसा करो भाई, तुम कलकत्ता जाओ, कैलकाटा जाओ, वहां पर हमारे चित्तरंजन दास हैं, चित्तरंजन दास हैं, उनसे मिलो, वो तुम्हें कोई काम सौंपेंगे, अभी तुम बच्चे हो, एज कम है तुम्हारी। तो गांधी जी के कहने पर ये चित्तरंजन दास से मिले, चित्तरंजन दास ने बंगाल में इनको थोड़ी छोटी मोटी जिम्मेदारी दी। पर 1923 आते आते ये ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुन लिए गए। इतना जबरदस्त इनकी लीडरशिप क्वालिटी। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, अखिल भारतीय नौजवान कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, यंग कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, यूथ कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, उसके प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। और उसके बाद 1925 में तो भैया बर्मा की जेल भी होके आ गए, मांडले जेल होके आ गए, क्योंकि रेवोल्यूशनरीज के साथ मिल गए थे। यहां पर रेवोल्यूशनरीज के साथ इनकी कोई बातचीत हो गई, कोई इन्होंने सेटिंग वेटिंग कर ली थी, जिस चक्कर में इनको मांडले जेल भेजा गया, या मैंडले जेल बर्मा, वहां भेजा गया इनको 1925 में, ठीक है। और वहां पर इनको टीबी हो गई, वहां पर क्या हो गई बच्चों, टीबी हो गई, ट्यूबरक्लोसिस। तो मांडले जेल भेजा गया 1925 में। तो इन्हें, ठीक है, छोटी ही उम्र में धमाल किए जा रहे भाई। तो ध्यान से देखो, उसके बाद ये वापस आते हैं, कुछ टाइम बाद छूट कर आते हैं, और उसके बाद ये कांग्रेस में पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, और कांग्रेस में जुड़ते हुए गांधी जी को सपोर्ट करते हैं, नेहरू जी को सपोर्ट करते हैं, और फाइनली 1938 में पहली बार ये आईएनसी के हरिपुरा सेशन के चेयरमैन बनते हैं। आईएनसी के सूरत के पास एक जगह है बच्चों, सूरत के पास एक जगह है हरिपुरा, तो सूरत के पास हरिपुरा जो है, हरिपुरा सेशन में ये चेयरमैन बनते हैं, चेयरमैन चुन लिए जाते हैं। पर साल भर जो इन्होंने 1938 से 1939 तक काम किया ना बच्चों, वो काम इतना जबरदस्त था कि गांधी जी को पसंद ही नहीं आया। मतलब ये काम करते थे एग्रेसिवली, इनका मानना था कि ये जो अंग्रेज हैं ये बातों के भूत नहीं है, ये लातों के भूत है, इनको ढंग से समझाना पड़ेगा। ध्यान से देखो बेटा, योगेश, बर्मा का मतलब है आज का म्यांमार, आज का म्यांमार, मैं मार करूंगा, सब टेंशन ना लो। चलो बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हरिपुरा सेशन चल रहा था 1938 में, ठीक है। और 1938 से 1939 तक इन्होंने बढ़िया काम किया, इतना बढ़िया काम किया कि गांधी जी को पसंद नहीं आया, क्योंकि ये बोल्ड डिसीजंस लेते थे, डरते नहीं थे। और गांधी जी को लगता था यार ये थोड़ा तो डिप्लोमेटिक रहे, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि बड़बोलेपन में कुछ ज्यादा बोल जाए, अंग्रेज हमारी ऐसी तैसी कर दे। तो गांधी जी थोड़ा सा डरते थे,
थोड़ा खुल के बातचीत करने में। ये जो है अपनी ऐसे तैसी कर के रखते थे कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढिमकाना सब बोल के रखते थे। तो अंग्रेजों से इनको डर तो लगता नहीं था। तो गांधी जी को इनका जो काम करने का जो ये बोल्ड तरीका है पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आईएनसी के हरिपुरा सेशन में ये चेयरमैन बने और फिर 1939 में भी यही चेयरमैन बनने जा रहे थे। आप वापस से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं त्रिपुरी सेशन का। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास एक जगह है त्रिपुरी। त्रिपुरा नहीं बोल रहा हूं मैं, त्रिपुरी बोल रहा हूं। अब त्रिपुरी का नाम जो है नया नाम हो गया तेवर। TEWAR। तो त्रिपुरी अब तेवर नाम की जगह हो गई है, गांव था एक। तो त्रिपुरी सेशन हुआ, इसमें भी ये चेयरमैन चुने गए, इसमें भी चेयरमैन चुने गए और इन्होंने जिनको हराया वो गांधी जी के कैंडिडेट थे। बेसिक बात यह है कि 1938 के हरिपुरा सेशन के बाद गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस फिर से किसी अपने सेशन के चेयरमैन बने, क्योंकि इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग। गांधी जी की बात ही नहीं सुनते। गांधी जी को लग रहा है यार मेरी बात तो सुनता नहीं, मेरे हिसाब से चल नहीं रहा, तो फिर इसका क्या सेशन के चेयरमैन बनने का क्या इसका फायदा हुआ। तो 1939 में त्रिपुरी सेशन में जहां एक तरफ सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए इलेक्शन में, वहीं गांधी जी ने उतार दिया अपने एक कैंडिडेट को जिसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया जो है ये गांधी जी ने उतार दिए। गांधी जी के कैंडिडेट थे। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट ये उतार दिए, गांधी जी के कैंडिडेट। तो सुभाष चंद्र बोस को लगा यार गांधी जी मेरे कामकाज से खुश नहीं है, मुझसे खुश नहीं है, तो फिर मतलब क्या फायदा कांग्रेस में रहकर। कोई फायदा तो है नहीं, जब गांधी जी को इतनी दिक्कत है मुझसे तो कोई फायदा नहीं है यहां पर रहकर। तो इन्होंने क्या किया, जो 1939 का त्रिपुरी सेशन जीते थे वो वहां से इन्होंने रिजाइन कर दिया। बोला जब गांधी जी खुश नहीं तो मैं कांग्रेस में रहकर कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मुझे इससे बहुत फर्क पड़ता है कि कोई इतना बड़ा लीडर मुझसे नाराज है, मेरे काम से नाराज है, तो मैं क्यों कांग्रेस में रहूं भाई, मैं क्यों कांग्रेस का चेयरमैन बनूं। तो पट्टाभी सीतारमैया से जीत गए थे। उसके बाद जीतने के बाद भी इन्होंने वो पद छोड़ दिया, क्योंकि गांधी जी इनसे नाराज थे, गांधी जी इनको पसंद नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो जीतने के बाद भी पद से इस्तीफा दे दिया। जीतने के बाद भी पद से इस्तीफा दे दिया। अभी तुम देखो गांधी जी की वजह से पद से इस्तीफा दिया, पर आगे जाके गांधी जी को ही वर्शिप करेंगे, इतनी महान पर्सनालिटी है ये। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल अब ध्यान से देखो। तो पट्टाभी सीतारमैया को हरा के गांधी जी के कैंडिडेट जो हैं ये पट्टाभी सीतारमैया ये हार गए, अपने चेयरमैन बने त्रिपुरी के अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पर क्योंकि इनके जीतने से गांधी जी नाराज हो गए कि यार 1 साल और काम करना पड़ेगा इसके अंदर, ये तो पता नहीं कैसे काम कर रहा है। तो इनको लगा भाई मैं ऐसा करता हूं, कांग्रेस छोड़ देता हूं और एक अपनी नई पार्टी बनाता हूं। इन्होंने ध्यान से देखो बेटा, इन्होंने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस छोड़ दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस से इन्होंने त्याग कर दिया और इन्होंने 1939 की 3 मई को इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। और इस फॉरवर्ड ब्लॉक का मतलब क्या, देखो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का मतलब यानी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का मतलब यह है कि भाई जो आगे की सोच रखते हो, जो आगे अंग्रेजों से आजादी चाहते हो, जो आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में इन्होंने सारे अपने जैसे बंदों को शामिल किया, जो थोड़े एग्रेसिव हों, जो इस तरह से सोचते हो कि भाई हमें आजादी चाहिए तो चाहिए, चाहे किसी भी हाल पे चाहिए। ठीक है, इस तरह के आदमी थे। ध्यान से देखो सत्यम, उस वीडियो को हम फिर से करेंगे, टेंशन ना लो। विजयनगर वाला जो टॉपिक है उसको हम फिर से करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे आज या कल में, टेंशन ना लो। तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई 29 अप्रैल 1939 को ये यहां पर ध्यान से देखो, आईएनसी के सेशन को या आईएनसी को छोड़ देते हैं। 29 अप्रैल 1939 को आईएनसी को छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं और 3 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ये बना लेते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं और उसके बाद इसके चेयरमैन बनते हैं, इसके नेता बनते हैं और ये 1941 तक रहे, है ना भाई। 1939 से 3 मई 1939 से लेकर 1941 तक ही रहे इस पर। उसके बाद तो ये चले गए थे अपना जर्मनी वगैरह। ठीक है, जर्मनी वगैरह चले गए थे।
तो 1941 तक ये रहे, 1939 से 1941 ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के हेड रहे और अपने जैसे लोगों को इसमें शामिल किया जो थोड़े एग्रेसिव थे, जो थोड़े बोल्ड थे, जो बढ़िया डिसीजंस ले सकें, और उसके बाद अपने कामकाज में लग गए। तो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो पहली बार तो 1938 में और दूसरी बात 1939 में। और तुम्हें याद रखना है आईएनसी के हरिपुरा सेशन में 1938 में चुने गए थे और 1939 में त्रिपुरी सेशन में। मैं दोनों जगहों को मार्क कर देता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे। भाई सूरत में यहां पर ये तो है हरिपुरा सेशन, ये क्या है? हरिपुरा सेशन, सूरत के अंदर आता है ये हरिपुरा। और जो मैंने हरिपुरा के बाद त्रिपुरी बताया वो जबलपुर के थोड़ा सा पास में, ये त्रिपुरी सेशन, आज इसे तेवर बोलते हैं। त्रिपुरी। तो 1938 में हरिपुरा, 1939 में त्रिपुरी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द आजाद हिंद रेडियो सर्विस एज पार्ट ऑफ जर्मनीज रेडियो सर्विस स्टार्टेड? भाई जर्मनी की रेडियो सर्विस के सेवा के एक भाग, देखो ध्यान से, जर्मनी की रेडियो सर्विस के एक भाग के रूप में आजाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? यानी जर्मनी की जो रेडियो सेवा है उसके एक हिस्से के तौर पर ही इसको शुरू किया गया था, आजाद हिंद रेडियो सेवा को। और ये कब की गई थी? 1942 में। ठीक है भाई, 1942 में ये आजाद हिंद फौज का जो रेडियो सेवा है वो शुरू की गई है जर्मनी की रेडियो सेवा के साथ। ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि ये जो रेडियो सेवा है ये जर्मनी के साथ थी। इसका शुरुआत में तो हेडक्वार्टर, इनिशियली तो इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में ही था। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में ही था, पर बाद में शिफ्ट हो गया, लेटर ऑन शिफ्टेड टू, बाद में शिफ्ट हो गया सिंगापुर। सिंगापुर, ठीक है भाई, तो सिंगापुर में हो गया जर्मनी से। तो याद रखो आजाद हिंद रेडियो सर्विस को जर्मनी रेडियो सर्विस के तौर पर कब शुरू किया गया? 1942 में। तो शुरुआत में जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग में, यानी उनकी सेवा के हिस्से के तौर पर इसको देखा गया आजाद हिंद रेडियो सेवा को। और एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना कि आजाद हिंद रेडियो के द्वारा, आजाद हिंद रेडियो के द्वारा क्या किया जा रहा है? आजाद हिंद रेडियो रिक्वेस्ट कर रहा है इंडियन से, आजाद हिंद रेडियो रिक्वेस्ट कर रहा है इंडियन से कि सभी के सभी लोग, सभी के सभी लोग, सभी लोग जो हैं सभी के सभी लोग जो हैं एक्सिस पावर्स के लिए लड़े। सभी के सभी लोग यानी सभी के सभी इंडियंस जो हैं, जो एक्सिस पावर्स हैं, यानी जो जर्मनी के तरफ की जो कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया, है ना भाई, इटली, जापान, तो उन सबके साथ हमें लड़ना है, उनके अगेंस्ट नहीं। तो इन्होंने क्या बोला 1942 में आजाद हिंद रेडियो जो है, आजाद हिंद रेडियो जो है जर्मनी से शुरू हुआ, जर्मनी की ही रेडियो सर्विस के साथ, बाद में ये अलग हो गया। पर एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना कि इस पूरे के पूरे आजाद हिंद रेडियो सर्विस का जो मकसद था वो ये था कि भाई जर्मनी के साथ मिलकर ब्रिटिश को हराना हिंदुस्तान में, और ब्रिटिश की जो गद्दी है वो वापस से संभालना, ये अल्टीमेट गोल था। तो सभी के सभी लोग जो इंडियंस है वो शिफ्ट कर जाएं एक्सिस पावर्स की तरफ। ठीक है भाई, यानी कि वो स्विच कर जाएं एक्सिस पावर्स की तरफ, एक्सिस पावर्स को सपोर्ट करें, जर्मनी को सपोर्ट करें, इटली, जापान को सपोर्ट करें। इसलिए ये बोल रहे थे आप पार्टिसिपेट करो, प्लीज पार्टिसिपेट करो, एक्सिस पावर्स की तरफ से पार्टिसिपेट करो। पर यहां पर क्या होता है, जब बोला कि भाई एक्सिस पावर्स की तरफ से आप लोग फाइट करो, लड़ाई करो, जुड़ जाओ, तो हमारे ज्यादातर जो इंडियंस हैं वो तो यहां पर जुड़ गए।
ठीक है, वो तो यहां पर जुड़ गए, पर काफी सारे लोग नहीं भी जुड़े। तो याद रखना भाई, आजाद हिंद रेडियो का पर्पस क्या था कि जर्मनी के थ्रू इंडिया तक ये मैसेज पहुंचाना कि इंडिया के लोग जो हैं सेंट्रल पावर्स या एक्सेस पावर्स की तरफ से लड़े। ठीक है, पिछली बार तुम्हें याद है, पिछली बार हम लोग अंग्रेजों की तरफ से जाके लड़े थे। इस बार बोल रहे कि इस बार हम एक्सेस पावर्स यानी जर्मनी, इटली और जापान की तरफ से लड़े। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो याद रखना 1942 में ये अपनी आजाद हिंद रेडियो सर्विस शुरू हुई थी। चलो बेटा, तो ये सिंगापुर है, ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है यहां पर? सिंगापुर। एक सेकेंड, ये थोड़ा ऊपर मार्क कर दिया था, ये है सिंगापुर। ठीक है भाई, तो सिंगापुर में इन्होंने ध्यान से देखो, ये बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट हो गया था सिंगापुर, पहले वो जर्मनी में था। तो इससे रिक्वेस्ट क्या कर रहे थे आजाद हिंद रेडियो से कि जो भी हिंदुस्तान के लोग हैं वो हमारे लिए, एक्सिस पावर्स के लिए दुआएं करो और हमारे एक्सिस पावर्स की तरफ से भिड़ जाएं एलाइड पावर से। तो ये हमारा 1942 में ये हुआ था। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी? जल्दी से बताओ, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसने बनाई? ये तो मालूम ही है सभी को, सुभाष चंद्र बोस। याद रखना है कि कैसे हुआ? त्रिपुरी सेशन में, एमपी के त्रिपुरी सेशन में एमपी के त्रिपुरी सेशन में, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी सेशन में नेताजी जो है वो जीत गए थे, है ना भाई? नेताजी जीत गए थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीत गए थे वोट्स के मामले में। तो वोट्स इनको बढ़िया मिले, जीत गए वापस से त्रिपुरी सेशन में। पट्टाभी सीतारामैया जो महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे वो हार गए। महात्मा गांधी को अंदर तक दुख हुआ कि भाई मेरे कैंडिडेट को लोगों ने वोट नहीं किया और चुना नहीं। तो सुप्रीम जो हमारे लीडर हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ऐसा है, जब गांधी जी ही खुश नहीं है तो भाई मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और 29 अप्रैल को, मैं फिर से बता रहा हूं ताकि रिवीजन हो जाए, 29 अप्रैल 1939 को इन्होंने आईएनसी से रिजाइन कर दिया, और उसके बाद इन्होंने 3 मई को एस्टैब्लिश कर दिया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट कर दिया। और इस ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में, इस फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी में सब इन्हीं के जैसे एग्रेसिव लोग हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान से देखो, तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी में इन्हीं के जैसे एग्रेसिव लोग थे, इन्हीं की जैसी मेंटालिटी वाले, इन्हीं की जैसी सोच वाले, तभी तो एक पार्टी में टिक पाएंगे लोग। तो एग्रेसिवली ये सारे काम करते थे, बहुत बढ़िया काम करते थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो है 1939 से लेकर 1941 तक रही, और उसके बाद जो है ये चले गए थे जर्मनी। तो 3rd में 1939 से 1941 के बीच में ये पूरा का पूरा जो इनका रहेगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ये इस तरह का इवेंट था, इस तरह का इंसिडेंट था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो एक्सट्रीमली एग्रेसिव लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट लोगों को इसमें शामिल किया हुआ था, जो बिल्कुल ही ऐसी तैसी कर दें दूसरे लोगों की। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहां हुई थी ये जरूर बता देता हूं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3rd में 1939 को हुई तो सही है, पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में
कानपुर के पास है उन्नाव। ठीक है भाई, तो ये देखो ये उन्नाव है, इधर कानपुर इधर उन्नाव। ठीक है भाई, तो उन्नाव जो है यहां पर ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड फाउंडेड इंडियन नेशनल आर्मी? ये बता दो बेटा जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता दूं, वो जो ये है ना अपना, ध्यान से देखो, ये जो आजाद हिंद रेडियो सर्विस है, ये जर्मनी की रेडियो सर्विस के साथ स्टार्ट हुआ। तो ये दोनों, ये जो शुरुआत की आजाद हिंद रेडियो सर्विस की, ये हिटलर के साथ मिलकर ही तो की इन्होंने, हिटलर के साथ मिलकर ही तो की है। बाकी जो प्रॉपर स्टोरी मैं फिर बोल रहा हूं, देखो इनकी इंडिया से निकलने की अपनी एक स्टोरी है, उसके बाद ये हिटलर से मिलते हैं, उसके बाद उसके साथ जो एक स्टोरी है, उसके बाद ये कैसे वहां से जापान पहुंचे उसकी एक स्टोरी है, फिर जापान से सिंगापुर पहुंचे उसकी स्टोरी है, सिंगापुर से फिर इंडिया पहुंचे उसकी स्टोरी है। तो ये 6-7 स्टोरीज को कवर करना, फिर उसमें फैक्ट्स भी याद रखना, वो हो नहीं पाएगा और उसका कोई सेंस बनता नहीं है बच्चों। इसलिए मैं उसकी कहानी को स्किप कर रहा हूं, वरना कहानी बहुत लंबी है। ठीक है, और इतना टाइम नहीं है अपने पास कि हम बहुत लंबी कहानियों में सेशन को निपटा दें, क्योंकि टाइम की किल्लत है। और जो हम यहां पर कवर कर रहे हैं वो सबसे कवर हो रहा है, सब कुछ कवर हो रहा है इसमें उनके नेताजी के बारे में। तो इन विच ईयर वॉज द आजाद हिंद रेडियो सर्विस एज अ पार्ट ऑफ जर्मनीज रेडियो सर्विस स्टार्टेड? याद रखना ये शुरू कब हुआ है, ध्यान से देखो 1942, इनिशियली हेडक्वार्टर जर्मनी। और इंडिया के जो सभी लोग हैं, इंडिया के जो सभी के सभी लोग हैं, ध्यान से देखो, ये यहां पर इधर क्या लिखा कि इंडिया के सभी लोगों को ये मोटिवेट कर रहे थे, इस आजाद हिंद रेडियो की सर्विस के साथ ये मोटिवेट कर रहे थे कि आओ और एक्सिस पावर्स के साथ हमारे साथ लड़ो तुम। ठीक है, तो ये उसलिए किया था, बाकी हम लोगों ने इग्नोर किया इस चीज को, हमने बहुत ज्यादा इग्नोर किया। इनफैक्ट जो है हमारे नेताजी ने भी इसको एक तरह से इग्नोर ही किया कि हमारे पास आके लड़ो, ये करो वो करो। ठीक है, तो जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आजाद हिंद रेडियो किस वर्ष शुरू की गई? 1942 में। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैड फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी? ये कोई बता सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मूवी देख सकते हो तुम, बिल्कुल 2-3 मूवीज आ रखी हैं। ठीक है, उनको तुम देख सकते हो अगर डिटेल में, हालांकि उसमें भी थोड़ा सा ओवर एक्सेजरेशन और थोड़े से फैक्ट्स इधर है, पर हाँ बेटर है, समझ में आ जाएगा। अब तुम यहां पर मुझे बताओ, यहां पे तुम लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कंफ्यूजन कि इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज, इसने तो यहां पर लिटरल मीनिंग निकाल दिया, यहां पर भारतीय राष्ट्रीय सेना, जबकि इसकी जगह क्या होगा? आजाद हिंद फौज। तो अब तुम देखो, तुम्हारे जो ये मिक्स्ड से आंसर्स आ रहे हैं ना, मैं उसे दूर कर देता हूं। रास बिहारी बोस नहीं है, चंद्रशेखर आजाद तो बिल्कुल नहीं है। अब इधर मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ध्यान से देखो, तो रास बिहारी बोस नहीं है। रास बिहारी बोस जो हैं वो आईएनए को बनाने में सपोर्ट करते हैं, पर उन्होंने एस्टैब्लिश नहीं किया। याद रखना, उन्होंने एस्टैब्लिश नहीं की। उन्होंने क्या किया? सपोर्ट दिखाया। इन्होंने जापान के जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे जो भी कैदी, जो भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कैदी आपके पास ऑलरेडी हैं, आप उनको छोड़ दो। जापान ने हमारे कई सारे कैदी जो हैं अपने पास रखे हुए थे, तो हमने जापान से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे पास वो जो जापान ने जो बंदे इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है भाई, जिनको प्रिजनर ऑफ वॉर कहा जाता है, यानी युद्ध जो बंदी है उसे बोल रहे हैं, युद्ध बंदी यानी युद्ध के टाइम पे जो बंदी बन जाए। तो रास बिहारी बोस जो है वो उस टाइम पे यहां पर एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। वो जापान में है पर सपोर्ट पूरा दिखा रहे हैं रास बिहारी बोस, तो सपोर्ट दिखाया। पर ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है, आजाद हिंद फौज, इसको शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है कैप्टन मोहन सिंह को। सरदार जी थे कैप्टन मोहन सिंह,
और कैप्टन की क्या ही एज होती है, क्या ही सर्विस होती है, तुम समझ लो। तो मोहन सिंह जो है वो कैप्टन थे और उन्होंने ही ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है, आईएनए है, इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया था। ध्यान से देखो, कैप्टन मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी को सिंगापुर में एस्टैब्लिश किया था और उसके बाद जो इसकी कमान है, इसकी जो कमान है वो सुभाष चंद्र बोस को दे दी। सुभाष चंद्र बोस को ये कमान दे दी कि आप संभालो, आप रूल करो, है ना भाई, आप रूल करो आजाद हिंद फौज की तरफ से, और मैंने तो बना के रख दी इसे। तो रास बिहारी बोस ने सपोर्ट दिखाया, कैप्टन मोहन सिंह ने उसको बनाया, सुभाष चंद्र बोस यहां पर लीड कर रहे हैं और आखिर तक लीडर रहे, इसके आखिर तक लीडर रहे। ठीक है भाई, 1945 तक इसके लीडर रहे। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल आर्मी को कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में एस्टैब्लिश किया था 1943 में। ध्यान से देखो, तो सुभाष चंद्र बोस 1943 में इनको ये कमान सौंप दी जाती है इंडियन नेशनल आर्मी की, और ये बहुत बढ़िया तरीके से इसके साथ डील करते हैं। और इनका एक डायलॉग बड़ा फेमस होता है, अगर तुम्हें मालूम है, मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे आजादी दो, है ना। आई विल गिव यू, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हाँ, तो इन्होंने बोला कि तुम मुझे ब्लड दो, यू गाइज वुड गिव मी ब्लड एंड आई वुड गिव यू ऑल फ्रीडम। ठीक है, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये इन्होंने बोला। तो इस तरीके से इन्होंने ये स्लोगन जो है बड़ा फेमस कर दिया कि मैं तुम्हें तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें खून दूंगा, बोल रहा हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरीके का डायलॉग इनका बहुत ज्यादा फेमस हुआ। 1943 में इन्होंने सिंगापुर में जहां कैप्टन मोहन सिंह ने आईएनए को बनाया था, आईएनए को रिकॉग्नाइज किया इन्होंने। आईएनए बनी तो 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने बनाई, कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में बनाई, पर 1943 में सुभाष चंद्र बोस के हाथ में ये आ गई उनकी कमान। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। हाँ, पहले उल्टा बोले हाँ, तुम मुझे खून दो। बिंदन कुमार, हिंदी गलत हो रहा है बाबू, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी दूंगा, ये क्या बोल रहे हो बे? हाँ, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से ये आईएनए बनी है। पर एक चीज याद रखना, आईएनए में कितने सिपाही थे इसके बारे में कहा जाता है कि लगभग 40,000 प्लस सिपाही थे। अब तुम बोलोगे सर इतने सिपाही कहां से आए इंडियन नेशनल आर्मी में, आजाद हिंद फौज में सिंगापुर में? तो बेटा जापान ने जो हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स रखे हुए थे, वर्ल्ड वॉर 2 के ही जो कैदी रखे हुए थे, युद्ध बंदी रखे हुए थे, उन्हीं प्रिजनर्स को यहां पर रास बिहारी बोस ने छुड़ा लिया है जापान से रिक्वेस्ट करके। और यही जो हमारे ट्रेंड ट्रूप्स हैं, यही जो हमारे ऑलरेडी ट्रेंड ट्रूप्स हैं, इन्हीं को शामिल कर दिया जाता है आजाद हिंद फौज में। समझ में आया कि नहीं? तो याद रखना, इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा स्थापित की गई। पर 1943 में जुलाई 1943 में कैप्टन मोहन सिंह ने ये पूरी की पूरी जो सेना है ये कर दी नेताजी सुभाष चंद्र के हवाले, और उसके बाद इन्होंने 1945 तक इसको लीड किया है, बिल्कुल एंड तक। ठीक है बच्चों, और एक चीज और याद रखना, इन्होंने 4 ब्रिगेड भी बनाई थी इसमें। जैसे रेजिमेंट्स होती है ना, वैसे ही अपनी फौज में 4 ब्रिगेड बना रखी थी इन्होंने। एक थी गांधी ब्रिगेड, भले ही गांधी जी के साथ कितना ही मनमुटाव होता रहा हो, पर इन्होंने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा है, फादर ऑफ द नेशन कहा है। क्या कहा है इनको? फादर ऑफ द नेशन कहा। गांधी जी तो इनको बस भला बुरा बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि गांधी जी हमारे फादर ऑफ द नेशन है, राष्ट्रपिता है। समझ में आ रही भाई बात? तो गांधी ब्रिगेड इन्होंने बनाई एक, तो है ना, एक टुकड़ी बना ली गांधी ब्रिगेड के नाम से, एक बना ली यहां पर नेहरू ब्रिगेड, एक अपने नाम पर सुभाष ब्रिगेड,
सुभाष ब्रिगेड, और चौथी रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड, झांसी की रानी ब्रिगेड। ठीक है, हिंदी में झांसी की रानी ब्रिगेड, रानी ऑफ झांसी। ठीक है, तो रानी ऑफ झांसी ये ब्रिगेड बनाई। तो रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड तो ये तो थी महिलाओं के लिए, बाकी तीनों आदमियों के लिए। इस तरह से इन्होंने आईएनए बनाई है। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अबाउट, ध्यान से देखो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं है। इज नॉट अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ही वॉज डिपोर्टेड टू मैंडले, मैंने बताया था भाई, ये तो 1925 में गए हैं मैंडले बर्मा में, 1925 में बर्मा, म्यांमार, आज इसे बोलते हैं म्यांमार। तो ही वॉज डिपोर्टेड टू मांडले, ये गए हैं मांडले, ठीक है, 1925 में। और वहां पर जब ये रहे कैद में तो इनको टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। उसके बाद ही फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी। देखो ही फाउंडेड तो नहीं, मतलब रियलिटी में तो इन्होंने फाउंड नहीं किया, पर ये मान के चलो कि तुम एक तरह से इन्होंने रिकॉग्नाइज किया और उसको संभाला, तो हम उस लेवल पे मान सकते हैं कि ही फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, अगर फाउंडेड की जगह हम रिकॉग्नाइज्ड लिखेंगे कि इन्होंने उसको पास कर दिया, ही रिकॉग्नाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाता है ना। इंडियन नेशनल आर्मी को फाउंड तो उन्होंने किया ही नहीं, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, रास बिहारी घोष ने किया था साथ में। तो रास बिहारी घोष और कैप्टन मोहन सिंह का नाम ठीक है शुरुआत में, कैप्टन मोहन सिंह के बाद जो है ये अपनी कुर्सी संभालते हैं। ठीक है, तो ही फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी, यानी ही रिकॉग्नाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, ही वाज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी में 7 मेंबर्स थे और उनमें से एक भी ये नहीं थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वहां पर। तो ड्राफ्टिंग कमिटी जो है हमारी संविधान सभा की, उसमें 7 मेंबर्स थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी में, जिसमें चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, फिर एक मेंबर थे अपने एन गोपाला स्वामी अयंगर, एक थे अपने कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाला स्वामी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, फिर उसके बाद है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद एक थे अपने एन माधवराव और एक थे अपने टीटी कृष्णमाचारी। तो 7 मेंबर्स में इनका तो कोई नाम ही नहीं है। तो ही वॉज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है अगर हम रिकॉग्नाइज लिख दें। एंड ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921। ध्यान से देखो, इन्होंने 1921 में आके ज्वाइन कर लिया था ना, 1921 में छोड़ के आ गए थे और आते नेशनल अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया। तो ये 3 स्टेटमेंट ठीक है, एक गलत है, यानी सी जो है इसका आपका सही आंसर है। ठीक है, वो संविधान मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल। तो एन माधवराव ने डीपी खेतान को कि बीएल मित्तर को रिप्लेस किया था, बीएल मित्तर को, एन माधवराव ने बीएल मित्तर को रिप्लेस किया। ठीक है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती थी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया ड्राफ्टिंग कमिटी में। और एक थे अपने डीपी खेतान, एक तो ब्रजेंद्र लाल मित्तर तबीयत खराब रहने की वजह से उन्होंने छोड़ दिया, और दूसरा डीपी खेतान, उन्होंने दुनिया ही छोड़ दी। तो फिर नए बंदे आए थे 2, उन्हीं के नाम बताया मैंने, एन माधवराव और टीटी कृष्णमाचारी। तो इस तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमें पता चल गया आंसर इज सी। हु वॉज द फादर ऑफ सुभाष चंद्र बोस? अभी मैंने बताया था, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी। बहुत बढ़िया, ये तो बेसिक चीज है ना। जानकीनाथ बोस बहुत ही जाने पहचाने उस जमाने के वकील, बहुत ही पैसे वाले वकील। ठीक है, अंग्रेजों के टूवर्ड्स काफी लॉयल थे, पर बेटे उनके बिल्कुल अलग निकल गए, बिल्कुल अलग निकल गए।
जानकीनाथ बोस जो हैं, इनके फादर का नाम था, लॉयर थे बाय प्रोफेशन और बहुत ही सम्मानित, बहुत ही ऑनर्ड पर्सनालिटी थे अपने एरिया के। ठीक है, जानकीनाथ बोस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव सुभाष चंद्र बोस द टाइटल नेताजी? जब ये जर्मनी गए थे ना भाई, जब ये जर्मनी गए थे हिटलर से मदद मांगने, हिटलर से मदद मांगने अंग्रेजों के अगेंस्ट, और ये मदद मांगने की आप हमें आजाद करवा दो, तो उस टाइम पर जो जर्मनी में जो इनके ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स मिले इनको यूरोप में, वो तो जो ऑलरेडी अंग्रेजों के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी यूरोप में हैं। तो यूरोप में जो इनको भारतीय जो लोग मिले वहां पर, उन्होंने इनको बहुत बढ़िया तरीके से ग्रीट किया। तो इंडियन सोल्जर्स ने, जो वहां पर भारतीय लोग लड़ रहे थे, उन्होंने देखा कि हमारे देश का कोई इंसान आया, तो इंडियन सोल्जर्स इन जर्मनी, तो जर्मनी में जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने देखा कि अपने देश का कोई इंसान आया, तो देखा तो सुभाष चंद्र बोस थे, और वो सब वहां पर हैरान रह गए। ठीक है, वो सब वहां पर हैरान रह गए। तो याद रखना, इंडियन सोल्जर्स इन जर्मनी गेव हिम द टाइटल ऑफ नेताजी। नेताजी का टाइटल ये किसने दिया है? याद रखना, ये दिया है जर्मनी में जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने। चलो, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द विमेन्स रेजिमेंट इन द INA? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने अभी बताया कि 4 ब्रिगेड थी पूरी की पूरी इंडियन नेशनल आर्मी में, है ना भाई? 4 ब्रिगेड थी, कौन कौन सी, जल्दी बताओ। उसमें से रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट विमेन रेजिमेंट थी। झांसी रेजिमेंट मत कर देना, झांसी रेजिमेंट नहीं, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। लक्ष्मी रेजिमेंट भी मत कर देना, यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है कि झांसी की रेजिमेंट थी या लक्ष्मीबाई के नाम से थी। तुम्हें याद रखना है रानी ऑफ झांसी, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट। ठीक है, चलो, तो इस तरह से आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी। तो आज का जो हमारा सेशन है बच्चों, ये यहीं पर खत्म होता है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितना हमने पढ़ा, कहानी नहीं पढ़नी, कहानी थोड़ी टिपिकल है, और बिना डेप्थ में जाए कहानी बढ़िया से समझ में भी नहीं आएगी, ऊपर ऊपर से फेरने का कोई सेंस नहीं बनता। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने यहां पर कवर कर लिए हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। ठीक है, और कल करेंगे बिल्कुल, देखो कल करेंगे हम लोग, कल टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, जो टेस्ट हुआ है, और उसी में नया टॉपिक ऐड कर देंगे, नया सब्जेक्ट ऐड कर देंगे। तुम मुझे बता दो कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है, फिर उसके हिसाब से करते हैं। जल्दी से बता दो सोच के। हाँ, इसमें मतलब कहानी नहीं थी पर फैक्ट्स काफी थे। ठीक है, तो फैक्ट्स अच्छे से याद कर लेना। विजयनगर वाली वीडियो सही करनी है, बिल्कुल विजयनगर वाली वीडियो ठीक कर देंगे, वो फाउंडेशन में होगा बेटा। पर यहां पर बताओ एटीएम में क्या होगा? बिल्कुल मनीष, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी। चलो, पॉलिटी कोई बोल रहा है, कोई ज्योग्राफी बोल रहा है, चलो हम देखेंगे, टेंशन ना लो, समझ गया मैं क्या बात कर रहा है। कौशिक अभी तक नहीं मिला है? अरे यार, इनको मैं बोलता हूं, ठीक है। चलो चलो भाई, फाउंडेशन वालों मिलते हैं 10 मिनट में।